नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी सजीव सारथी और आप हैं अपने पसंदीदा कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है में। और रेडियो प्लेबैक इंडिया के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं फिल्म, संगीत और साहित्य जगत से जुड़े हुए अलग अलग शख्सियतों से, जिनसे आप मतलब परिचय आपका और गहरा हो जाता है उन लोगों से। ये हमारी कोशिश रहती है। तो आज जो पर्सनैलिटी हमारे साथ हैं वो एक बहुत ही जाने माने फिल्म समीक्षक हैं और बॉबी टॉक सिनेमा के नाम से इनका एक ब्लॉग है जिस पर ये रेगुलर अपडेट करते हैं नई फिल्मों का। बहुत सारे रेगुलर रीडर्स जो हैं इनके इनके समीक्षाओं का इंतजार करते हैं और बहुत शानदार समीक्षक हैं। लेकिन इनके अलावा भी इनका व्यक्तित्व जो है बहुत बिखरा हुआ है। बहुत अलग अलग चीजें इन्होंने करी हैं। संगीत में भी इनका दखल रहा है। फिल्मों में कंसल्टेंट के तौर पर भी ये शामिल रहे हैं। बहुत अच्छे ऑथर भी हैं। इनकी एक किताब जो है डिड यू नो, जिसके 2 वॉल्यूम्स आ चुके हैं और हिंदी में भी उसका एक संस्करण है जिसका नाम है इतना तो याद है मुझे। तो इन सब के अलावा बॉबी जो हैं एक कवि भी हैं, एक अच्छे लेखक तो हैं ही। और बॉबी से मेरा परिचय पिछले 4-5 सालों से है और यकीन मानिए कि इन्हीं के व्यूज और रिव्यूज पढ़कर ही मैंने रीजनल फिल्मों को एक्सप्लोर करना शुरू किया था। और मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको इन्होंने रीजनल फिल्में देखने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो बॉबी भाई, बहुत दिल से खुशी महसूस कर रहा हूँ आपको इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करते हुए। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो प्लेबैक इंडिया पर। थैंक यू जी। और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है आज आपके साथ इस प्रोग्राम में आके। बहुत दिनों से इंतजार था। जी जी जी। सारे श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जी बॉबी भाई, तो आपका जो असली नाम है वो है हरप्रीत सिंह। और हरप्रीत सिंह, मैं जानता हूं कि आप दिल्ली में पले बड़े हैं, आपका बचपन दिल्ली में बीता है, क्योंकि आपकी जितने भी रिव्यूज हैं ज्यादातर उसमें आप कई बार लिखते भी हैं कि आपके दिल्ली के जो थिएटर्स हैं उनके एक्सपीरियंस भी आप लिखते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो हरप्रीत सिंह से बॉबी सिंह बनने का जो सफर रहा है, ये कैसे शुरू हुआ और ये जो नाम है ये आपको किसने सजेस्ट किया? नाम तो ये एक्चुअली बचपन में ही मेरा नाम जो निकनेम बॉबी ही है। अच्छा, ओके ओके। और ये बॉबी जो राज कपूर जी की फिल्म है, जिस साल में वो आई थी उसी साल के आसपास मेरा जन्म हुआ था। तो उस टाइम पे जो बॉबी का यूफोरिया था उस हिसाब से कई बच्चों का नाम बॉबी रखा गया था। जी जी। तो फिल्मों से नाता वो नाम के साथ ही जुड़ गया था, जन्म के साथ ही। सही बात है। और उसके बाद कॉलेज के समय में हम स्टेज शो से अब शुरू किया था हमने सारा म्यूजिक का सफर। तो स्टेज शोज में हम पंजाबी शो भी करते थे, फिल्म शोज भी करते थे, फिल्म सॉन्ग शोज। और दिल्ली के एक सर्कल में बहुत नामी उस टाइम पे, अब तो आप सब जानते ही होंगे, दलेर मेहंदी थे, मीका जी थे, जी जी। अशोक मस्ती, ये सब दिल्ली के सर्कल के लोग हैं। तो ये सब लोग उस टाइम पे बहुत एक्टिव थे, आज भी हैं। तो इन्हीं के साथ मेरा सफर शुरू हुआ था। तो बहुत लोग सोचते हैं कि जो बॉबी सिंह के अंदर जो सिंह SING है वो कुछ न्यूमेरोलॉजी से रिलेटेड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उस समय हमने बॉबी सिंह रखा था, सिंह का मतलब गाना गाओ। जी जी। तो ये बॉबी सिंह उस समय से स्टेज शो से शुरू हुआ था और आज तक जारी है। जी, तो जो स्टेज शोज थे, आप किस किस कॉलेज में थे बॉबी भाई? हम खालसा कॉलेज, नॉर्थ कैंपस, जी जी जी। और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी। किस ईयर में आप पास आउट हुए थे? मेरा पास आउट है सर 93। और अच्छा। 93 के बाद मैंने MA भी वहीं से की है, ओके 95। ओके। फिर कॉलेज का सफर जो खत्म हुआ 95 में खत्म हुआ, शुरू 90 से हुआ। हाँ, मैं इसलिए एक्चुअली पूछ रहा था कि मैं भी आपके ही दौर का ही हूँ। तो मैं 95 में मैं भी पास आउट हुआ था मोतीलाल नेहरू से। तो फेस्टिवल्स वगैरह में हम जाते रहते थे, तो ऑब्वियसली आप भी उसी तरह से आपने शुरुआत करी होगी। तो स्टेज शोज में आप एज ए सिंगर थे या एज ए एक्टर थे, क्या थे? नहीं, एज अ सिंगर। ओके ओके। एक्टिंग का तो शोज कुछ थे नहीं, होते नहीं थे। वो तो सारे प्ले में ही आता था। एक्टिंग तो सारा नाटक और प्ले में होता था। अच्छा। स्टेज शोज मोस्टली दिल्ली में पंजाबी बेस्ड होते थे, फिल्म हाँ सॉन्ग बेस्ड होते थे। हाँ हाँ। और आज भी जो होते हैं वो इसी तरह के होते हैं शोज, मिक्स करके जो एक कंटेंट है वो स्टेज शोज में पंजाबी सॉन्ग्स, हिंदी फिल्म सॉन्ग्स, ये सब मिक्स करके कंटेंट बनाया जाता है। जी जी। तो आपने अपने नाम के साथ SING लिखा, इसका मतलब आप गाने में रुचि रखते थे और बहुत ज्यादा रुचि रखते थे, शायद आप अपना कैरियर भी बनाना चाहते थे। तो उस दिशा में आपने क्या प्रयास किए फिर? कहीं से सीखा आपने, क्या किया?
एक्चुअली हमने स्टार्ट तो मैंने दिलेर मेहंदी जी के साथ ही किया था। अच्छा। उनसे भी सीखता रहा। उसके बाद पंडित रविशंकर जी जो थे, उनके साथ के कंटेम्प्रेरी हैं हमारे एक कैलाश पवार जी, पंडित कैलाश पवार, अच्छा। जो सितार वादक भी थे और वो वोकल्स भी सिखाते थे। तो ओके। उनके साथ मैंने 5-6 साल उनके साथ बिताए, उनके साथ सीखता रहा। हाँ हाँ। वो दिल्ली में ही थे। अच्छा। उनके बेटे आजकल रवि पवार जी जो हैं वो आजकल बॉम्बे में ही हैं। ओके। वही म्यूजिक करते थे दिलेर मेहंदी जी का, रवि पवार जी। तो उन्हीं से कांटेक्ट हुआ, फिर उनके पिताजी कैलाश पवार जी के साथ मैं जुड़ा रहा। उनसे 98 से लेके 2003-4 तक हम सीखते रहे उनसे। अच्छा। तो उसके बाद फिर क्या प्रयास आपने संगीत में किया, मतलब म्यूजिक में आपने शायद एक एल्बम भी आपने कट आउट करी थी, तो वो बताइए कैसे हाँ, प्रोसेस रहा म्यूजिक का। एक्चुअली म्यूजिक जो शुरू हुआ था उस दौरान सबसे ज्यादा ट्रेंड था रीमिक्स का। जी जी जी। 95 के बाद 2005 तक बहुत ज्यादा जो ट्रेंड रहा वो रीमिक्स सॉन्ग्स का रहा। जी जी। उस दौरान जो भी म्यूजिक में इन्वॉल्व थे सबको रीमिक्स या तो बनाना पड़ता था, या बनाना चाहते थे या नहीं चाहते थे, लेकिन काम जरूर करना पड़ता था रीमिक्स का। हम्म। इतना ज्यादा वहां पर डिमांड थी। जी। तो बहुत सारे रीमिक्स सॉन्ग बनाए हमने, कुछ अपने नाम से आए, कुछ गोस्ट म्यूजिक किया। हम्म तो ये एल्बम्स के साथ जुड़ते हुए कंपनीज के साथ जुड़ा, तो मुझे कुछ ओरिजिनल अपना करना था, क्योंकि हम्म। रिमिक्स में आप रिमिक्स जितना मर्जी अच्छा कर ले, आपका नाम उस तरह से नहीं होता। नहीं होता, राइट। और तो एक वो मैंने फिर एक, हाँ क्रिएटिव जी, सेटिस्फेक्शन भी शायद नहीं मिलता उस तरह का कि हाँ हमने हाँ कुछ क्योंकि क्रिएट। हाँ क्योंकि उसमें एक लिमिटेशन होती है कि आपको सारा इमिटेट करना है। हम्म मतलब जो जैसा है वैसा इमिटेट करना है, सिर्फ नई बीट्स के साथ बनाना है। तो वो हमें इतना फ्रीडम नहीं मिलता था कि आप अपना कुछ इंटरलूड अपना लगा सकें, प्रीलूड अपना लगा सकें। हम्म। तो फिर उसके लिए मैंने फिर एक एल्बम बनाया अपना, पियानो इंस्ट्रूमेंटल एल्बम। ओके। वो सॉफ्ट एंड टेंडर के नाम से 2001 में लॉन्च हुआ था, नुपुर ऑडियो ने लॉन्च किया था। अच्छा। तो उसमें जो हमने सारे गाने जो इंक्लूड किए, उसमें हमने प्रील्यूड इंटरल्यूड सारे चेंज किए गानों के। ओके। और उसको खूबसूरती से, जैसे कोई बहुत तेज टेम्पो का सॉन्ग है तो उसको हमने स्लो में बनाया, ओके। अपनी फ्रीडम के साथ काम करके। और वो एल्बम बहुत अच्छा गया। उसके बाद हम्म। फिर सेकंड एल्बम हमारा एक आया, रियल सॉफ्ट। ओके। तो वो सारा सिंगल हैंडेडली वर्क था ऑन कीबोर्ड, हाँ हाँ। तो ये तो मिक्स्ड सारा मास्टर। इंस्ट्रूमेंटल हुआ, सिंगिंग में आप कोई एल्बम आप कट किया आपने? सिंगिंग में मैंने एक्चुअली कोई एल्बम नहीं निकाला, हम्म क्योंकि सिंगिंग में जब मैं 2010 के बाद जुड़ गया, 2001 के बाद जुड़ गया ऑडियो कंपनी से। हम्म। तो ऑडियो कंपनी के साथ फिर प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू कर दिए। ओके। तो मेरे पास बहुत अच्छा चांस था कि मैं खुद अपनी एल्बम बनाऊं, लेकिन मुझे कभी ऐसी इच्छा नहीं हुई कि मैं खुद वीडियो में आऊं या एल्बम बनाऊं। अच्छा। तो फिर दूसरों की एल्बम में हम योगदान देने लग गए, नए आर्टिस्टों को खोजने लग गए और हाँ नए आर्टिस्टों को लेके आए। हाँ। इंडिया में यूके से आर्टिस्ट लाने वाली पहली कंपनी नूपुर ऑडियो ही थी। जी जी जी। जो यूके आर्टिस्ट, पंजाबी आर्टिस्ट जी इंडिया जी में लॉन्च बहुत हुए, वो सारे, सबसे हाँ पहली बहुत। कंपनी नूपुर ऑडियो। जी जी। और हेलो। उसी दौरान हमें काम करने का मौका मिला सब पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ भी। अरे वाह, क्या बात। और बड़े बड़े नामों के साथ थोड़ा बहुत काम करने का मौका मिला। और वो ऐसा दौर था कि जिसमें इतना कुछ सीखा, हम्म। क्योंकि उनके साथ बताए एक दिन कुछ घंटे भी इतने बहुत सिखा जाते थे। जी, किन किन आर्टिस्टों के साथ किया आपने पाकिस्तानी? फिर अब आपको नाम बताऊंगा तो शायद आपको लगे कि ये इस तरह कैसे हुआ, क्योंकि उसमें उस्ताद नुसरत अली खान साहब भी आते हैं। क्या बात है सर, मैं यही नाम सुनना चाह रहा था एक्चुअली। उनके साथ काम तो मैंने ऐसे स्टूडियो में काम नहीं किया, हाँ। लेकिन उनके शोज यहाँ पे जब हुए तब थे उनके साथ। और फिर उसके बाद उनकी एल्बम्स यहाँ पे मैंने रिलीज करवाई नुपुर ऑडियो पे, उसको मिक्स मास्टर हम करते थे, अरे। उसको सारा कंपाइलेशन करते थे। क्या। राहत फतेह अली खान की एल्बम हमने की यहाँ पे, हम्म। रेशमा जी की एल्बम की, रेशमा जी का शो भी किया हमने यहाँ पे। खुद क्या। पर्सनल एक शो हुआ था नुपुर ऑडियो और पीटीसी पंजाबी के साथ। हम्म। तो रेशमा जी का शो हुआ, रेशमा जी के साथ तो 2-3 दिन बिताए हमने। हम्म। और गुलाम अली साहब भी यहाँ आते थे। अच्छा।
मतलब ये सब आर्टिस्ट उस टाइम पे, अब तो खैर कुछ और तरीके का हो गया माहौल हमारा, हाँ लेकिन हाँ उस टाइम पे आर्टिस्ट यहाँ पे हर कंपनी बुलाती थी, चाहे बॉम्बे की हो चाहे दिल्ली की हो। हाँ हाँ उनके शोज होते थे, टिकट शोज भी होते थे, प्राइवेट शोज भी होते थे। हाँ हाँ हाँ। इनफैक्ट एचएमवी ने नुसरत साहब के तो 3-4 शो कराए थे इंडिया में। अच्छा। तो दिल्ली में ही थे, फिर बॉम्बे में हुए। वो सब एचएमवी के थ्रू हुए थे, जब उनकी एल्बम जावेद अख्तर के साथ उनकी एल्बम आई थी। जी संगम, हाँ। जी जी जी। तो ये सब आर्टिस्ट के साथ काम करते हुए, क्योंकि ये सब आर्टिस्ट, यूके में भी एक कंपनी है ओरिएंटल स्टार एजेंसी, हम्म। हाँ, वो वो नुसरत जी सबसे के बड़ी। सारे सॉन्ग्स वही लोग रिलीज करते हैं। हाँ, वो रिलीज करते थे, और उनके ही एक आर्टिस्ट हैं बैली सगू। जी जी जी। तो बैली सगू के साथ हमने एक एल्बम की यहाँ पे, हम्म। और वो उसमें भी बॉलीवुड रीमिक्स थे सारे। अच्छा और उनकी एक पंजाबी एल्बम हमने की यहाँ पे, हाँ हाँ जी करके नाम से। अच्छा। बोतला शराब का उसमें सॉन्ग है। तो बॉबी भाई, ये संगीत में रियाज अभी कुछ जारी है या बिल्कुल आपने छोड़ दिया उस तरह से, या सिर्फ आप राइटिंग में ही आ गए हैं अब? नहीं 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 सर, संगीत छोड़ने वाला तो कुछ है ही नहीं। हाँ हाँ। संगीत तो छोड़ ही नहीं रहा। तो थोड़ा बहुत कुछ हमें सुना दीजिए ना कुछ। संगीत तो सर चलता रहता है। अभी तो खैर मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ पे कई लोग बैठे हुए हैं, तो अभी थोड़ी देर बात कर लें, फिर मैं सुनाता हूँ, वो थोड़ी देर ही चले जाएं। हाँ नहीं, मुझे कुछ सुनना है आपसे, मतलब डेफिनेटली मैं सुनना चाहूंगा आपकी आवाज में कुछ, तो बड़ी खुशी की बात होगी। तो बॉबी भाई, अब आते हैं आपके जो राइटिंग वाला जो आपका रहा है, तो ये इस दौरान जब आप पूरा म्यूजिक में एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे थे कैसेट्स कंपनी के साथ, तो मुझे लगता है कि काफी सारे आपके तजुर्बे रहे होंगे जिसके थ्रू आपने ये जो बुक ऑथर करी है आपने, डिड यू नो, तो मुझे लगता है कि ये शायद वहां से आया है, या कैसे ये जो किताब को लिखने का आइडिया कैसे आया आपके दिमाग में? ये सर साइट से ही मुझे आइडिया मिला, क्योंकि साइट पे जब मैं लिखता था एक हम्म। कॉलम डिलीट करके, हम्म। उसको रिस्पांस बहुत अच्छा मिलता था। अच्छा। और यंग जो लोग हैं, जो 15, 20, 25 इस एज में हैं, हम्म। उन लोगों को ऐसी बुक्स नहीं मिलती थी जिसके अंदर उनको ऐसा कुछ मिले कि लाइट वे में उनको प्रोत्साहन मिले कि भी हम पुरानी फिल्में देख सकें। अच्छा। क्योंकि आपको सिर्फ ये कहना कि किस्मत एक क्लासिक है, हाँ, इससे एक 15-20 ईयर्स ओल्ड इतना ज्यादा मुतासिर नहीं होगा। नहीं होगा। हम्म। जब आप उसको कुछ खास चीजें किस्मत के बारे में बताएंगे कि इसमें ऐसा था जो बाद में नॉर्म बना, या जो लॉस्ट एंड फाउंड फार्मूला है वो इसमें सबसे पहले आया, हम्म। या ये कैसे इतनी क्लासिक बनी, कुछ इंटरेस्टिंग बातें उसको बताई जाए कि उसका कुछ इंटरेस्ट जागे कि ये मुझे देखनी है फिल्म। राइट राइट। तो फिर वो फिल्म देखने में इंटरेस्टेड होगा, अदरवाइज वो क्लासिक मान के उसको छोड़ देते हैं। हम्म। कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म हो, खासकर ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म, उसको क्लासिक मान लेते हैं और छोड़ देते हैं कि भी छोड़ देते क्लासिक है, ठीक है, हैं। लेकिन देखते हैं। तो मेरा मकसद ये था कि कोई भी एक चैप्टर भी पढ़े, तो हम्म एक चैप्टर पढ़ के वो फिल्म देखना, उसको इच्छा हो कि ये फिल्म देखी जाए। हम्म। तो कोई भी मेरा कोई भी चैप्टर आप उठाओगे तो उसमें कोशिश ये है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इसमें दो फिल्में, एक फिल्म है जिसके बारे में बात की जाए, हम्म उसको देखने की इच्छा हो। क्योंकि हम लोग जो 40+ लोग हैं वो तो सब देख चुके हैं या देख रहे हैं, हम्म। लेकिन 15, 20, 25 इस एज में क्यों देखेगा वो इस फिल्म को। राइट। और आज की डेट में जब उसके बाद इतना कंटेंट है, अभी जब ये बुक हमने 2014 में लिखी थी, हम्म। तो अभी तो OTT आया नहीं था, राइट। यूट्यूब अभी नया नया जवान हुआ था, हाँ 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 और DVD बिल्कुल खत्म होने के कगार पे थी। हाँ। तो लोगों के पास देखने के लिए जरिया भी नहीं था, कहाँ हम्म। देखेंगे ये फिल्म। हाँ हाँ हाँ। अब आज की डेट में आपके पास सब कुछ है, राइट। आप जो देखना चाहो वो आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा। किसी भी मिल जाएगा। और ज्यादातर वो बहुत कम कीमत में मिलेगा, आपको कुछ खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। तो तो आज जो तो बहुत मतलब उसको आसानी से देख सकता है। फिर हमने 2018 में इसका रिवाइज एडिशन इसीलिए निकाला था हम्म कि थोड़ा सा इसको और इलाबोरेट करके, हम्म। और साथ में सोर्सेज को भी कोट किया कि भाई यहाँ भी आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा अच्छा। ओके, तो अभी इसका हिंदी संस्करण भी आया है, इतना तो याद है मुझे, तो रिस्पांस आपको हाँ, जाहिर सी बात है बहुत अच्छे मिले होंगे। तो कोई एक ऐसा स्पेशल रिस्पांस जो आपको याद रह गया कि हाँ यार, ये मेरी बुक का बहुत अच्छा इम्पैक्ट हुआ है, तो कुछ ऐसा अगर है तो बताइए। एक रिस्पांस आया था मुझे, एक वेटरन
ऑथर हैं, जी जी। उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स ये दिया कि फिल्मों के बारे में भारी किताबें बहुत आती। हम्म। भारी मीन्स कि जो इंटेलेक्चुअल लेवल पे बात करना चाहती हैं हम्म या करती हैं, हम्म और अ, एक लिटरेचर के रूप में पढ़ी जाती हैं, और ज्यादातर पहुंच नहीं पाती, हाँ, तो ज्यादातर लोगों तक पहुंचती नहीं। हम्म इसीलिए नहीं पहुंच पाती क्योंकि वो ऐसी होती हैं कि लोगों को उनका जो बयान है वो इतना उनको ट्रैक नहीं करता, हम्म। इंटेलेक्चुअल लेवल तक चला जाता है। हम्म। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि जो ये किताब है ये उनके लेवल पे आके बात कर रही है उनसे। राइट राइट। 30, 20, 25+ हम्म। ईयर्स वाला जो एक नौजवान है, उसके लेवल पे आके जब बात करते हैं तो उसको बात एकदम से समझ आ जाती है। राइट राइट। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये तेरा काम मनमोहन देसाई जैसा काम है, बहुत अच्छा चलेगा। अच्छा। बिग कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, तो वैसे भी आपके जो रिव्यूज हैं वो तो खैर वो इतनी डिटेल में होते हैं। मैं आपको सच बताऊं बॉबी भाई, मैं इससे पहले जो आपके रिव्यूज पढ़ने से पहले मैं ज्यादातर न्यूज़पेपर के रिव्यूज पढ़ता था, तो मुझे बड़ा वो एक जैसा लगता था, सब जो है ना सब ऑलमोस्ट एक जैसी चीजें लिखते थे। लेकिन जब मैंने आपको पढ़ना शुरू किया, मैं कन्फेस करता हूँ इस बात को कि बहुत डिटेल में आप जाते थे फिल्मों के, और मुझे लगता था कि हाँ यार ये हो रही है फिल्म की एक एक्चुअल में बात, जिसे कहते हैं ना कि एक प्रेजेंटेशन जिसे कहते हैं फिल्म का। तो और उसके बाद एक बड़ी बात मैं ये कहूंगा कि आपने मुझे रीजनल फिल्में देखने के लिए प्रोत्साहित किया। मतलब उससे पहले मैं ज्यादातर हिंदी फिल्में देखा करता था, बट आपके रिव्यूज को व्यूज को पढ़ने के बाद मैंने बहुत सारी रीजनल फिल्में एक्सप्लोर करी, एंड आई कंप्लीटली थैंक यू फॉर दैट। कि भाई वो मैंने तेलुगु फिल्में देखी, तमिल फिल्में देखी, कन्नड़ फिल्में देखी, बांग्ला देखी, पंजाबी फिल्में देखी, मराठी फिल्में देखी, मलयालम फिल्में देखी। तो मैंने बहुत, एक मेरा रेंज बढ़ गया फिल्मों को देखने का, समझने का। तो ये डेफिनेटली आपकी एक खूबी है। आपके जो रिव्यूज हैं वो, उसको काफी लोग मेरे ख्याल से अप्रिशिएट करते हैं उस तरह से। तो आपका जो ये ब्लॉग बनाया आपने, ये जो सफर रहा ब्लॉग का अब तक, काफी मेरे ख्याल से 5-6 साल या ज्यादा हो गए होंगे आपको इस ब्लॉग के, तो कैसा रहा इस ब्लॉग का सफर? फिर इसको 15 साल हो गए ब्लॉग को। अरे वाह, क्या बात है। 2007 से तो प्रॉपर वेबसाइट के रूप में आ गया था। 2007 से पहले एक ब्लॉग स्पॉट पे या वेब हाँ पे हाँ चलता था। हाँ। तो 2007 से प्रॉपर वेबसाइट पे आ गया। ओके। तो ये 2007 से लेके अब तक जो सफर है उसमें सबसे ज्यादा जो प्राप्ति मुझे वही है जो आपने अभी बताई। हम्म। आप भी मेरी कुछ समीक्षाएं पढ़ के ये फिल्में देखनी शुरू की हैं, तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात है। जी जी जी। क्योंकि हमारा सिनेमा जो है ना वो बहुत विस्तृत है, बहुत विस्तार में वो फैला हुआ है, जो कहीं भी हम्म वर्ल्ड में नहीं है। हम्म। वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में आप जाएंगे तो एक लैंग्वेज में है, 2 लैंग्वेज में है राइट। मैक्सिमम। हम्म। हमारे यहाँ पे इतना विस्तृत सिनेमा है और वो दिखा नहीं जाता, हम्म आज भी नहीं देखा जाता, जबकि आज भी वो सब अवेलेबल इतनी आसानी से हो गया है। हम्म अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि लोग चाहते हैं कि मुझे हिंदी में डब करके दे दो। हम्म तो हिंदी में डब करने से आप खुद लेखक हैं, हम्म। एक अगर हम सॉन्ग भी, आपका लिखा हुआ एक गीत भी अगर हम उसको ट्रांसलेट करें, जी जी जी, वो एसेंस खो जाता है उसमें। तो मैं जितना भी कोशिश कर लूं, तो हम्म। जितना भी पास करने की कोशिश करूं, वो 60-70% तक आके रुक जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो कभी भी उस फीलिंग तक नहीं पहुंच पाएगा, चाहे वो इंग्लिश में कर रहे हैं। आपका हिंदी का लिखा गीत हम इंग्लिश में करें, इंग्लिश का लिखा हम्म। गीत हम हिंदी में करें, जी। कभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा। हम्म। और ये। डबिंग में इतना कुछ खो जाता है हम्म कि अच्छी फिल्म भी जब वो कोई डबिंग में देखता है तो उसे लगता है कि ठीक थी, हम्म। कुछ बुरा नहीं था, कुछ बहुत अच्छा भी नहीं था, लेकिन वो डबिंग के कारण उसको लग रहा है। राइट राइट। और ये सबसे ज्यादा नुकसान इसका हुआ है यूट्यूब के अंदर। मैं क्योंकि लाइन में जुड़ा हुआ था तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इसकी डबिंग जो होती थी वो फिल्म मेकर्स खुद नहीं कराते थे, जो यूट्यूब पे आप फिल्में देखते हैं। ये डबिंग के राइट्स जब बिक जाते हैं, अच्छा। तो डबिंग के राइट्स बिकने के बाद जो प्रोड्यूसर राइट खरीदते हैं वो डबिंग अपने हिसाब से करवा देते हैं, हम्म। और डबिंग करने के लिए अलग कंपनीज हैं। हम्म जब एक थर्ड पर्सन डबिंग कराता है तो उसकी फिल्म में फर्क आ जाता है, और अगर एक डायरेक्टर खुद डबिंग कराता है हम्म। तो बहुत फर्क होता है। हम्म तो अब जो आप फिल्में देख रहे हैं, जो
नेटफ्लिक्स पे या प्राइम पे डब्ड फिल्में आ रही हैं, वो एक प्रोफेशनली डब हो रही हैं। कुछ तो हिंदी में रिलीज भी की जा रही हैं जो डायरेक्टर के थ्रू ही डब होती है। तो उनमें एक बहुत बड़ा फर्क है। नहीं, तो ये हुआ सही बात है। हाँ जी जी। तो हुआ ये कि यूट्यूब पे जो फिल्में देख के लोगों ने मन बना लिया कि साउथ की फिल्में इस तरह की होती हैं और उसमें मार धाड़ होता है, ये सब होता है। तो उससे एक नुकसान हुआ और लोगों के मन में एक धारणा बन गई कि साउथ की फिल्में ओवर द टॉप होती हैं, इस तरह से होती हैं और पॉलिटिकल के फाइट होती है। तो वो थोड़ा सा मजाक का विषय भी बना। आपने मीम भी देखे होंगे साउथ की फिल्मों के। तो लोगों के बीच में एक गलत धारणा बन गई। अब थोड़ी थोड़ी बदलनी शुरू हुई है। तो अगर लोग देख रहे हैं तो मेरा तो सबसे पहला उनको सजेशन ये होता है कि कोशिश करिए आप उसी लैंग्वेज में देखिए जिस लैंग्वेज में वो फिल्म बनी, और इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखिए। नहीं नहीं, ये इसके आप बहुत बड़े वो रहे हैं कि आपने हमेशा इसी बात की ताकीद किया कि हमेशा जो है आप मूल भाषा में देखें, और ये बहुत जरूरी है बॉबी भाई, मुझे ये लगता है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि देखिए, जैसे जो ज़्यादातर फिल्में डब होती हैं यूट्यूब वगैरह पे जो आती हैं, वो होती हैं जो हिंदी ऑडियंस का एक जो कमर्शियल एंगल होता है कि भाई मार धाड़ और ये सब चीज़ें उन्हें ज़्यादा पसंद होती है, तो उसके हिसाब से वो फिल्में बनती हैं। वो डब भी उसी तरह की फिल्में की जाती है जो जिनको लगता है कि भाई हाँ, ये कुछ एक खास वर्ग है जो ये देखेगा ये। बट अदरवाइज देखा जाए तो जो अच्छी फिल्में होती हैं, जो कंटेंट बेस्ड फिल्में होती हैं, उनको कोई डब करने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि उनको लगता है कि यार ये कौन देखेगा। तो ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप ओरिजिनल लैंग्वेज में देखेंगे तो आप फील भी कर पाएंगे, क्योंकि जैसे आपने बताया कि इंडिया बहुत फैला हुआ है, हर जगह कल्चर अलग है, हर जगह के जो एम्बियंस हैं वो अलग है। तो जैसे आप एक मराठी फिल्म देखेंगे और वहाँ की भाषा में देखेंगे तो आपको फील महसूस कर पाएंगे, आप उस एरिया में उस माहौल में हैं आप, ऐसा महसूस कर पाएंगे। मुझे तो यही लगता है। तो और मैं पर्सनली मैं खुद भी यही लोगों को रिकमेंड करता हूँ। अभी जैसे रिसेंटली मैं एग्जांपल दूं, जैसे जय भीम है, उसको मेरे ख्याल से मेकर्स ने ही शायद हिंदी में डब किया है, बट स्टिल अगेन वो हिंदी में जब डब किया तो उन्होंने गाने हटा दिए हैं और उसका जो एसेंस है वो खत्म कर दिया एक तरीके से, अगर आप मूल तमिल में या तो ये है। वो बेशक आपको समझ ना आ रहा हो, क्योंकि आप देखिए आपको कई बार कोई चीज समझ नहीं आ रही होती, लेकिन फिर भी वो टच करती है। बिल्कुल। फिर आपको आपके पास पहुंच जाता है कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसके चेहरे के भाव और वो पीछे से संगीत जो आ रहा है। अब अगर वो संगीत बदल दें, वो अब कहना जो कह रहा है वो भी बदल दें, तो वो सारी बात का कितना असर रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जय भीम के साथ तो ये बिल्कुल सार्थक है, क्योंकि उसके गाने बहुत ही प्यारे हैं और बहुत मीनिंगफुल हैं, तो उन्होंने हटा दिए, बिल्कुल उसका जो है पूरा चार्म खत्म कर दिया फिल्म का। तो ये एक एग्जांपल दिया मैंने, लेकिन ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिनका इस तरह से मर्डर हुआ है हिंदी में डब होके। डब होके मर्डर भी होता है, और एक आदत सी हो गई है लोगों को डब फिल्में देखने की, क्योंकि वो मेहनत करने वाली जो एक सबटाइटल, कई लोग कहते हैं कि मैं ऊपर देखूं या नीचे देखूं। ये सबसे पहला रिस्पॉन्स होता है सबटाइटल्स के बारे में बात करते हुए। तो मैं उनको हमेशा यही कहता हूँ कि आप सिर्फ कोशिश करो, एक अच्छी फिल्म कोई भी चुन के एक कोशिश करो देखने की, और अगर आपको ऐसा लगे कि मेरे को कुछ उसमें से हासिल हुआ है, तो आप फिर उसके बाद दूसरी फिल्म भी देखने की कोशिश करो। क्योंकि ये जब हम सबटाइटल्स ऊपर नीचे की बात करते हैं, तो आपने एक कोरियन फिल्म का नाम सुना होगा, पैरासाइट। उसके डायरेक्टर ने अभी ऑस्कर जीतने के बाद कहा था कि अगर आप 1 इंच का बैरियर क्रॉस कर लोगे तो आपके लिए दुनिया की फिल्मों के दरवाजे खुल जाएंगे। राइट, सही बात है। 1 इंच का बैरियर है वो जो नीचे सबटाइटल आते हैं। बिल्कुल सही बात। वो 1 इंच के बैरियर की वजह से लोग अपने आप को बंद कर लेते हैं और वो दूसरी किसी फिल्म को देखने में इच्छुक ही नहीं रहते, क्योंकि उनको 1 इंच का बैरियर इतना बड़ा लगता है। वो उसको पास अपने कर लिया तो आपके लिए इतनी फिल्मों के दरवाजे खुल जाएंगे, ना कि इंडिया के बल्कि वर्ल्ड के। हाँ, तो अब भाई टिकट की जो सिनेमा की टिकट प्राइसिंग है, इसको लेकर भी आपने कुछ मुद्दे उठाए हैं। और जैसे कि हम सिंगल स्क्रीन थिएटर की बात करते हैं, जैसे आप भी कई बार लिखते हैं, तो और जो आजकल जो मल्टीप्लेक्स आ गए हैं, वहाँ पे जो फिल्म देखने का एक्सपीरियंस रहा है, और जो स्पेशली जो टिकट्स के जो हाई प्राइसेस हैं, उसको लेकर भी आपने काफी मुखर होकर बोला है। तो उसके पर भी आपने कुछ व्यूज बताइए, आप क्या फील करते हैं? सर वो तो एक जगजाहिर सी बात है कि अब सिनेमा जो है वो हमारी लोअर
क्लास जो एक सेक्शन है उसके लिए तो रह ही नहीं गया। बिल्कुल। अब वो तो कोई इसमें कोई छुपी ढकी छुपी बात ही नहीं है। जी जी जी। अब आपको, हम पहले अगर आपको ध्यान हो 80s 90s में, 90s तक भी, जी जी। 2000 के बाद ये हाँ हाँ चेंज हुआ। हाँ हाँ। हो सकता है आपके साथ एक रिक्शा वाला बैठ के फिल्म देख रहा हो, एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल। हो सकता है एक मिस्त्री बैठ के देख रहा हो, एक हम्म राजमिस्त्री बैठ के देख रहा हो, हम्म एक जो एक ठेला लगाता है वो बैठ के हम्म देख रहा हो। हम्म, ये आम था, बिल्कुल बिल्कुल। ये कोई भी इसमें दो राय नहीं थी, और हम्म सब लोग इकट्ठे वो फिल्म देखते थे। और हम्म टिकट महंगी उस टाइम भी होती थी, लेकिन महंगी हमें ऐसे लगती थी कि हम रोज फिल्म नहीं देख सकते, राइट। हम हफ्ते में एक बारी दो बारी फिल्म देख सकते हैं। तो हम्म। वो सब लोग देखते थे, छोटे तबके का, निचले तबके का लोग भी देखते थे, मध्यम वर्ग के भी देखते थे, उच्च वर्ग के लिए बालकनी बनाई गई थी। बॉक्स थे। बालकनी में आप हमेशा आप सोचोगे तो बालकनी में हमेशा आपको थोड़ा इलीट क्लास नजर आता था, राइट ये राइट। थोड़ी महंगी टिकट लेना होगा। हाँ और हाँ। नीचे अपर क्लास में, डस्ट सर्कल में सब लोग, हम हम्म दूसरे लोग मिलते थे। साइकिल होने पे भी टिकट मिलती थी, हम्म। अगर साइकिल स्टैंड पे साइकिल लगा रहे हो तो उसके हाँ लिए हाँ अलग से टिकट मिलती थी। हाँ 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 तो ये सब उस टाइम सिनेमा जो था वो आम आदमी का था। हाँ हाँ हाँ। अब आम आदमी का सिनेमा है ही नहीं, अब आम आदमी का सिनेमा मोबाइल पे है। वो अब आप किसी से भी पूछ लो, वो कुछ भी देख रहा होगा, मोबाइल पे देख रहा होगा। हम्म मल्टीप्लेक्स पे जाने के लिए पैसे निचले वर्ग के पास तो है ही नहीं। हम्म 200 रुपए की टिकट वो कैसे देखेगा, हम्म। जब वो दिन में ही 200 रुपए कमाता है। राइट। तो ये तो बिल्कुल वो, सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है मोहित भाई। हाँ बताइए तो आप। एक तो वो तबका हमारा कट गया सिनेमा से। हम्म। बड़ी स्क्रीन से उसका रिश्ता तो बिल्कुल खत्म हो गया। हम्म अब वो छोटी स्क्रीन पे ही है, उसके मोबाइल के ऊपर जो उसको नजर आता है वो देख रहा है। हम्म उसके बाद मध्यम वर्ग जो है, वो भी अब जो एक हफ्ते में एक फिल्म देखता था, अब महीने में एक फिल्म पे आ गया। हम्म। क्योंकि वो भी अगर 20-30 हजार रुपये महीना कमाता है तो एक बारी में उसके 2-3 हजार रुपये खर्च हो जाएंगे अगर फैमिली को लेकर फिल्म देखने बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। तो उसकी फिल्म देखने की जो एक फ्रीक्वेंसी थी वो भी कम हो गई। हम्म अब जो मेन रह गया है वो है सिर्फ यंगस्टर्स, कॉलेज हम्म गोइंग, हम्म। और कभी फैमिली फिल्म आती है कोई जो फैमिली देख सकती है, तो उसके लिए भी वीकेंड रह गया है। अब राइट। आप कभी भी आप मल्टीप्लेक्स पे चले जाओ, हम्म मंडे टू थर्सडे आपको वो खाली मिलेंगे, हम्म। मोस्टली खाली मिलेंगे। बिल्कुल। इवन सूर्यवंशी जैसी फिल्म के लिए खाली मिलेंगे, जो बहुत चल गई है उनके लिए भी खाली मिलेंगे। हम्म। वीकेंड का सिनेमा रह गया, वीकेंड का आउटिंग रह गई है। ये बहुत पहले एक बारी फराह खान ने भी कहा था कि मल्टीप्लेक्स शायद हमारे सिनेमा को मार देंगे, हम्म। तो वो सच हो गया है। और अब मल्टीप्लेक्स सिर्फ वीकेंड आउटिंग का बन गया है जरिया, और सिंगल स्क्रीन खत्म होते जा रहे हैं और खत्म हो ही गए हैं। अब कोविड के बाद तो जितने थे वो भी शायद खुले ना खुले, कुछ उनमें कुछ श्योरिटी नहीं है। हम्म। नहीं नहीं, ये बिल्कुल आप सच कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग अपने बचपन में जब हमें पूरी फैमिली हमारी फिल्म देखने जाया करती थी तो हम लोग बहुत सस्ते में एक एंजॉयमेंट करते थे। और ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं भी दिल्ली में ही हूँ, तो दिल्ली में जैसे हमारे घर के आसपास शीला जैसे थिएटर थे, तो मुझे पता है कि वहाँ पे हम लोग नाइट शोज देखने जाते थे। तो सब आम आदमी, मतलब मतलब जो रेलवे स्टेशन से भी लोग बाहर निकल रहे हैं तो वो सब लोग आके टिकट लेके हाँ, फिल्में देख रहे हैं, और बहुत मजा आता था। एक फिल्म को जो है ना, एक रियल रिव्यूज मिलते थे कि हाँ, एक एक लेमैन क्या सोच रहा है फिल्म को लेकर ना। और ये चीज बिल्कुल अब खत्म हो गई है। लोग जो हैं अब सिर्फ जो एलीट क्लास है सिर्फ वही रह गया फिल्मों को देखने के लिए, वो भी आप सही कह रहे हैं, सिर्फ वीकेंड तक वो। और मुझे लगता है कि फिल्म बिजनेस का जो विंडो है वो बहुत शॉर्ट हो गया है। फ्राइडे टू संडे कलेक्शंस जो है बस इसी में सिमट के रह जाती है। इसलिए इनिशियल के ऊपर ये लोग बहुत जोर देते हैं हाँ हाँ कि हाँ इनिशियल कितना है, क्योंकि इनिशियल के बाद तो सब बैठ ही जाना है। हाँ हाँ। और लेकिन आपने रेलवे स्टेशन का जिक्र किया है तो मुझे याद आया जी। कि बहुत सी फिल्में मैंने जो देखी हैं हाँ वो रेलवे स्टेशन पे पहुंच के, हाँ। जब रेल लेट हो जाती थी जी 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 जी, तो बहुत। आसपास का सिनेमा पूछते थे हम कौन सी पिक्चर लगी। हाँ एग्जैक्टली। तो
3-4 घंटे जब ट्रेन लेट हो जाती तो हम फटाफट वो पिक्चर देख के आते थे। पिक्चर देख के आ जाते थे, राइट राइट, बिल्कुल मुझे याद है। रीजन ये था कि रीजन ये था कि टिकट इतनी महंगी नहीं थी। हाँ हाँ। और हमें कुछ ऐसा महसूस नहीं होता था कि हमने कुछ ज्यादा खर्चा कर दिया। एग्जैक्टली। और कितने ही लोगों ने, आपको भी याद आ गया, कितने ही लोगों ने ऐसे बहुत सी फिल्में देखी हैं जो रेलवे स्टेशन के आसपास के थिएटरों में जाके देखी हैं, इसलिए कि ट्रेन लेट हो गई। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो एक एक्सपीरियंस जो था, वो एक फील जो था, फिल्मों से जो जुड़ाव था पहले, वो अब उस तरह से थोड़ा कम हुआ है। लेकिन एक चीज जरूर अच्छी हुई है ओटीटी वगैरह के आने से भाई, कि बहुत सारे जैसे आप बता रहे थे रीजनल फिल्म, जैसे सैराट जैसी फिल्म हाँ। जो थी, वो एक महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में चर्चा का विषय बनी। लाइक जैसे जय भीम है, इसके बारे में पूरे इंडिया में चर्चा हो रही है। तो ये एक जरूर एक अच्छी चीज हुई है। इस नहीं, ओटीटी बिल्कुल रिवॉल्यूशन को आप कैसे देखते हैं? सर, ओटीटी रेवोल्यूशन से सबसे बड़ा फायदा यही है कि हम रीजनल सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा दोनों के साथ कुछ सब्सक्रिप्शन के साथ हम जुड़ गए हैं। जी। सब्सक्रिप्शन एक चार्ज है जो इतना महंगा चार्ज नहीं है, क्योंकि अगर ईयरली आप देते हैं तो नेटफ्लिक्स जैसे कुछ हैं जो महंगे माने जा सकते हैं पोर्टल्स जो हैं। लेकिन प्राइम जैसा पोर्टल जो है और बाकी हैं, हॉटस्टार हैं, ये सब आपको वर्ल्ड सिनेमा भी देते हैं, बिल्कुल। जो इतने ही सब्सक्रिप्शन में वर्ल्ड सिनेमा है, रीजनल सिनेमा है। आपके लिए सिनेमा अब खाली हिंदी सिनेमा रह ही नहीं गया। तो आपके ऊपर है, अब आपके ऊपर है कि आप कितना देखना चाहते हैं, कितना समय देना चाहते हैं और क्या देखना चाहते हैं। अब आपके पास कोई बहाना नहीं है कि मैं देखना तो चाहता हूँ लेकिन मुझे मिलता नहीं। राइट। जब आज से 15-20 साल पहले ये हम लोग कहते थे कि भी हम भी देखना चाहते हैं कि ऑस्कर में कौन सी पिक्चर जीती, लेकिन वो मिलती नहीं है। वो डीवीडी मिलती थी जो हमारी पायरेसी में, तो उसके बाद भी हम नहीं देख पाते थे, हमारे पास कोई जरिया नहीं था। अब ये थिएटर पे भी ऑस्कर विनर फिल्म्स आपको थिएटर पे भी मिलनी शुरू हो गई हैं, आपको ओटीटी पे भी मिलना शुरू हो गया है। और ये मतलब अब आपके पास लिमिट नहीं है, अब लिमिटलेस सिनेमा हो गया। आप देख सकते हैं, जितना देखना चाहें देख सकते हैं। और इससे हिंदी सिनेमा को मतलब बढ़ना चाहिए था, लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात है कि हिंदी सिनेमा बढ़ नहीं रहा, वो उल्टा पिछले कुछ अगर आप देखें मेन स्ट्रीम सिनेमा, तो वो वहीं पे रुका हुआ है, वो कहीं आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं रख रहा। तो इसके कारण क्या देखते हैं आप? जैसे मान लीजिए अभी आप देखा जाए तो अभी इस टाइम आर्टिस्ट बहुत अच्छे अच्छे हैं हमारे पास, जो एक्टर निकल के आ रहे हैं वो बहुत ही कमाल के आ रहे हैं। मतलब पहले गिने चुने होते थे कि नसीरुद्दीन शाह, फारूक शेख, हम ऐसे 2-4 लोगों को गिना करते थे। लेकिन आज के जमाने में देखा जाए तो हमारे पास पूल बहुत है, टैलेंट का पूल बहुत ज्यादा है। लेकिन बावजूद इसके ना तो फिल्मों में वो क्वालिटी दिख रही है ना कि, और स्पेशली म्यूजिक के बारे में बताइए, क्योंकि म्यूजिक पहले फिल्मों का एक बहुत अहम हिस्सा होता था हमारी हिंदी फिल्मों का खास तौर पे। लेकिन अब अभी भी रीजनल फिल्मों में म्यूजिक बहुत अच्छे से यूज होता है, लेकिन हिंदी फिल्मों में म्यूजिक बिल्कुल खत्म हो गया एक तरीके से। तो म्यूजिक अगर आप इंडियन सिनेमा में कोई पूछे तो म्यूजिक आज भी रीजनल में जिंदा है। रीजनल में म्यूजिक के ऊपर फिल्म बनती है, म्यूजिक के साथ फिल्म चलती है, म्यूजिक को साथ लेके चलती है। लेकिन हिंदी सिनेमा में म्यूजिक को अब एक एडिशनल फैक्टर बना के रख दिया। उस पर मेहनत नहीं की जाती, उस पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम नहीं किया जाता, क्योंकि वो अब बनता ही नहीं है। आप देखो कि म्यूजिक आप कोई आउटलेट नहीं है म्यूजिक का, मींस आप फिजिकली म्यूजिक तो कोई बेच ही नहीं रहे, सब डिजिटल म्यूजिक आप दे रहे हैं, यूट्यूब पे लॉन्च हो रही हैं एल्बम्स। उसमें भी आपको कोई मतलब अगर इतना इजीली लॉन्च हो रहा है तो सारी मेहनत उसकी क्रिएशन पे चली जानी चाहिए। जब आपकी प्रोडक्शन पे कॉस्ट कम हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन पे कॉस्ट कम हो गई, आपकी मार्केटिंग पे कॉस्ट कम होगी, तो अब आपकी सारा ध्यान जो है वो उसकी प्रोडक्शन, उसकी क्वालिटी पे रहना चाहिए। लेकिन वो उल्टा गिर गया। अब हम सारा रीमिक्स, कोई पिछला गाना उठा के फिल्म में डाल देते हैं और उसको रीमिक्स करके रोस्ट कर देते हैं। मतलब नए लिरिक्स वाले अभी भी हैं लिखने वाले लोग, लेकिन उनको उस तरह की फिल्में नहीं मिलती, उस तरह के गाने नहीं मिलते। और म्यूजिक कंपोजर्स जो हैं वो कोई ऐसा, मैं नहीं मानता कि कोई टैलेंट कम हो गया। कमी नहीं है। हाँ, टैलेंट बिल्कुल है, कंपोजर्स का भी है, लिरिक्सिस्ट का भी है, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है। वो खुद फिल्म नहीं बना सकते।
अगर मार्केट में रहने के लिए उनको बनाना तो वही पड़ेगा जो प्रोड्यूसर मांग रहा है, तो प्रोड्यूसर मांग ही नहीं रहा उनसे गाना। मुझे याद आता है कि 90s में कुछ फिल्म सिटिंग्स में मैं जब बैठा तो म्यूजिक सिटिंग्स में एक साथ एक कमरे में गद्दे बिछा के सब बैठते थे। अच्छा। और लिरिसिस्ट होते थे, म्यूजिक डायरेक्टर होते थे, और वहां पे एक पूरी डिस्कशन पूरी रात चलती रहती थी कि क्या म्यूजिक बनाना है फिल्म का, कैसा कौन सा गाना क्या करना है। और वो एक म्यूजिक डायरेक्टर के पास पूरी फिल्म होती थी, तो उसके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि मैंने फिल्म का काम करना है। अब वो फिल्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, अब एक गाना आप कहीं से उठाते हैं, एक गाना कहीं से उठाते हैं। और मैं बहुत हैरान हुआ था जब मुझे पहली बार एक फिल्म का गाना व्हाट्सएप पे आया था कि ये देखो ये फिल्म ठीक है। अच्छा। तो मैंने कहा यार व्हाट्सएप में क्या सुनूंगा मैं गाना, मतलब कम से कम मुझे एक अच्छे जगह सुनने तो दो। तो इस लेवल तक हो गया है कि हम व्हाट्सएप पे गाना सिलेक्ट करते हैं, सुनते हैं, तो उसकी क्वालिटी तो फिर कॉम्प्रोमाइज होगी। बिल्कुल। तो बॉबी भाई कुछ छोटे छोटे सवाल पूछता हूँ, एकदम से जो दिमाग में आए वो बताइएगा। कोई अभी आप म्यूजिक में भी आपने काम किया, आपने फिल्मों में काम किया, आपने रिव्यूज लिखे बढ़िया बढ़िया, तो अभी कुछ ऐसा ड्रीम जो अभी पूरा होना है आपका? तो मैं अगर ड्रीम तो इतना एम्बिशियस तो मैं हूँ नहीं। एम्बिशन के साथ मैं कभी भी कुछ काम नहीं किया कि ये कुछ बड़ा होगा या कुछ। फिर भी कुछ ऐसा जो लगता है कि हाँ ये मैं कर लूंगा तो मुझे लगेगा कि मैंने कुछ किया, मतलब कुछ अच्छा अचीव किया, ऐसा कुछ अभी बाकी है तो बताइए। नहीं, ऐसा मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ऐसा मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे ये है कि मुझे ये काम जो भी मैं करूं वो ऐसा हो कि लोग कहें कि अच्छा काम है। गुड। ये हल्का काम नहीं है। क्योंकि आप कुछ भी करो, चाहे आप रिव्यू लिखो, चाहे आप म्यूजिक कंसल्टेंसी करो, चाहे स्क्रिप्ट कंसल्टेंसी करो, आप मेरी कोशिश होती है कि चाहे वो एक छोटी पिक्चर हो, उसको मैं तो अपना 100% दूं। वो आगे छोटी पिक्चर बनेगी तो उसमें मेरा कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन, मतलब जो भी होगा वो 100% हो। फाइनल आउटकम क्या रहेगा वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरा जो काम है, जो मुझे दिया जा रहा है, वो कम से कम 100% हो। तो मेरा हमेशा ये रहता है कि जो मेरे हाथ में काम आएगा वो 100% हो। तो उसी में मैं रहता हूँ। मुझे कभी भी ऐसा नहीं रहा कि मुझे ये करना है या मुझे वहां पहुंचना है या मुझे कुछ फिल्में करनी है। तो जो भी होता है वो भगवान की दया से खुद ही आता रहा है काम, और अभी तक गाड़ी चल रही है। कोई बॉबी भाई कोई रिग्रेट लाइफ में है, कोई मतलब कुछ ऐसा जो आपको लगा कि यार ये मैं और बेहतर कर सकता था या नहीं किया, या ये और अच्छा हो सकता था? रिग्रेट तो नहीं, लेकिन एक लगता है मुझे कि मुझे सीखना जल्दी शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि स्कूल में जब मैं था तो मुझे म्यूजिक टीचर्स अच्छे मिले, उन्होंने शुरू से गाना शुरू कर दिया। तो स्कूल की अर्ली मेरे जो डेज थे 10 ईयर्स 12 ईयर्स तक, उसमें मैं म्यूजिक सीखता रहा। लेकिन उसके बाद एक 10 साल के गैप के बाद दोबारा कॉलेज में आके शुरू किया। अच्छा। तो मुझे ये हमेशा ये लगता है कि अगर मैं पहले सीखना शुरू कर दिया होता तो शायद बहुत कुछ पहले आ गया होता और इतने साल नहीं निकले होते। यही मैं फिर आगे अपने आसपास के लोगों के, छोटे बच्चों के पेरेंट्स को भी कहता हूँ कि अगर आपको कुछ सिखाना है तो इसको अर्ली एज में सिखाना शुरू करो। राइट। ओके। तो कोई ऐसा गाना भाई जो आपके हमेशा साथ चलता हो, मतलब एक ऐसा गाना जो शुरू से आपका फेवरेट रहा हो और उसको आप कभी भी गुनगुना सकते हैं, कभी भी? ऐसे बहुत सारे गाने होंगे, लेकिन कोई एक गाना जो अचानक से दिमाग में आए वो बताइए। अभी वैसे तो ये मतलब क्वेश्चन का आंसर तो मेरे पास बहुत लंबा होगा, लेकिन कोई एक गाना अगर अभी आप कहते हैं तो मैं सुबह सुन रहा था, वही मैं आपको बताता हूँ। वो है एक सज्जाद अली का गाना है, रावी। हाँ, वाह। वो अभी आप YouTube पे सुन भी सकते हैं, दर्शक भी सुन सकते हैं। जी। तो सज्जाद अली आपके फेवरेट रहे हैं? सज्जाद अली बिल्कुल फेवरेट हैं, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं हमसे 80s से। अच्छा। हाँ, 80s में सज्जाद अली ने वर्जन गानों से शुरू किया था हिंदी फिल्मों के। और वो जब बहुत छोटे थे, मतलब टीनेज में थे, तब उनकी वर्जन सॉन्ग्स की यहाँ पे कैसेट्स आते थे। बिल्कुल। बहुत मजा चलते थे वो। हाँ बिल्कुल। और मरातब अली होते थे वर्जन गाने वाले। बोले अरे वाह क्या गाते थे वो। तो ये सब नाम जो थे, ये सब हिंदी फिल्मों के वर्जन गाते थे और पाकिस्तान में गाते थे। और वहाँ की कैसेट्स यहाँ रिलीज करती थी मोस्टली।
हाँ हाँ हाँ। तो तब से इनके साथ मतलब इनकी आवाज के साथ रिश्ता बना हुआ है। और अभी इन्होंने लेटेस्ट बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। एक इनका गाना है नाखून, अच्छा। अगर आप सुने तो बहुत बेहतरीन लिखा हुआ गाना है, कंपोज भी बहुत बेहतरीन किया हुआ जी, वो मैंने सुना नहीं, रावी मैंने सुना हुआ है लेकिन नाखून अभी सुन नहीं पाया। अम, है। हाँ, नाखून जरूर सुनिए। जी जी। अच्छा भाई, भाई आपने इतनी सारी फिल्मों को रिव्यू किया है, कोई ऐसी 3 फिल्में बताइए जो जिसको आप 5 स्टार या उससे भी ज्यादा देना चाहेंगे, मतलब आपको इतनी पसंद आई हो। ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन एक तो मेरी वेबसाइट में एक सेक्शन है, मूवीज टू सी बिफोर यू डाई। हम्म। तो ये सेक्शन इन्हीं फिल्मों के ऊपर है। इसमें अभी जो मुझे अभी जैसे सजाद अली का ही नाम से याद आया, हम्म। एक फिल्म है पाकिस्तान की, बोल। अरे वाह, क्या बात है। वो हम्म। अगर किसी ने नहीं देखी, किसी सुनने वाले ने, तो वो जरूर देखें। जरूर देखें, जरूर वो देखें, बहुत डिस्टर्बिंग फिल्म है और बहुत ही जबरदस्त फिल्म है। हाँ, और मतलब आपको बहुत कुछ मिलेगा उस फिल्म में। हम्म। अब इससे हमें नहीं करना चाहिए कि ये कहाँ की बनी है, क्यों हम्म देखें, और ये बातों से बाहर आके आप इसको जरूर देखें, बोल बोल फिल्म हम्म को। हम्म। और अभी मुझे जो लास्ट बहुत फिल्म टचिंग लगी थी और जिसने बहुत असर किया था, वो था आंखों देखी। अरे वाह। जी जी। वो आप जरूर देखें। हाँ, आपने देखी होगी जरूर। बिल्कुल देखिए। उसके गाने भी बहुत खूबसूरत हैं। बहुत प्यारे गाने, हाँ। तो वो ऐसी ऐसी फिल्में हमें असर कर जाती हैं। एक ऐसी और फिल्म है, शिप ऑफ थीसियस। क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक्चुअली मेन स्ट्रीम फिल्म तो चलता रहता है, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में हैं जो कुछ दे के जाती हैं, कुछ बता हाँ के जाती हैं, कुछ सिखा के जाती हैं, हाँ। कुछ मतलब ऐसी यादें बना देती हैं जो हमारे पास रहती हैं हमेशा। हम्म। तो वो फिल्मों के ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए, देखनी चाहिए। अच्छा, ये तो हुई अब बहुत अच्छी फिल्मों के बारे में, कुछ 2 या 3 ऐसी फिल्मों के नाम बताइए जिसको देख के आपको कहा यार मैंने अपना टाइम बुरी तरह वेस्ट कर दिया है, तो जिसको अरे, आप ये शायद। तो अभी शुरू में आपको बात हो रही थी हमारी, सत्यमेव जयते जो इसी हफ्ते रिलीज हुई है। जी 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 जी। वो भी ऐसी ही फिल्म है। हाँ हाँ। और और कोई पुरानी मतलब फिल्म? पुरानी तो सर देखो, 80s में तो ऐसा बहुत सारा सामान आया था कि जो हम लोग आप मानोगे कि अमिताभ बच्चन के फैन होने के बावजूद हम इंटरवल में उठ जाते थे। हाँ, जैसे। जादूगर ऐसी हाँ, जादूगर, यस, वो 90s में आई थी वो तो। नहीं, आई गेस। 80s के एंड में थी। ओके ओके, हाँ 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 हाँ। तूफान के साथ, तूफान तो फिर भी झेली जाती थी, अच्छी लगती थी, चलो थोड़ा गाने थे उसके, राइट और राइट। थोड़ा कॉमेडी था उसमें। जादूगर में हम कई बार बाहर निकले, बहुत बार हमने कहा कि ये क्या हो गया, क्या बनाया है। तो ऐसा उस टाइम पे 80s में बहुत सारी फिल्में ऐसी होती थी हाँ जो बिल्कुल ढर्रे पे बनी होती थी, और पता लगता था कि ये बिना स्क्रिप्ट के बनी हुई है, हाँ ऐसे ही बन गई। हाँ। भाई भाई, आपने काफी समय से फिल्मों को देख रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, तो कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट बताइए हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का जो आपको लगता है कि ये कुछ टर्निंग पॉइंट्स थे हमारी, मतलब ये फिल्म जो आई थी इसने काफी कुछ बदल के रख दिया। कुछ अगर ऐसा आपको ध्यान में आता हो तो। सर, बदल के रखने वाली एक जो लेटेस्ट आपको मतलब ज्यादा पीछे ना ले जाते हुए, हम्म। वांटेड और गजनी, ये दो फिल्में हैं अच्छा। जिन्होंने कुछ नया एक ट्रेंड सब एस्टैब्लिश किया। वांटेड ने इसलिए एस्टैब्लिश किया क्योंकि वो साउथ के रीमेक वाला ट्रेंड उसी ने एस्टैब्लिश, अच्छा। और गजनी ने एस्टैब्लिश किया ट्रेंड आपका पैसे वाला, ओके। 100 करोड़ वाला। ओ राइट राइट। ये जो नया एक विवाद का विषय और डिस्कशन का टॉपिक शुरू हुआ गया कि भी कितने 100 करोड़ क्लब और कितने करोड़ कमाए, पहले दिन कितने कमाए, दूसरे दिन कितने कमाए, हम्म ये सब 2005 के बाद सोशल नेटवर्किंग के बाद शुरू हुआ। हम्म और मेरा ये मानना है कि क्योंकि फिल्में ऐसी थी कि जिनकी कंटेंट के ऊपर बात ही नहीं हो सकती थी, हम्म। इसलिए उसके पैसे के ऊपर बात होनी शुरू हो गई। राइट राइट। और जो फैन लोग थे वो लोग इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते थे कि फिल्म अच्छी है कि बुरी, हम्म लेकिन वो कमाई को जस्टिफाई कर सकते थे। हम्म इसलिए उन्होंने कमाई की बातें ज्यादा शुरू कर दी। और आज हालात ऐसे हैं कि आप ट्विटर पे या फेसबुक पे या कहीं पे भी आप देखोगे, हम्म। तो मोस्टली आपको ग्रुप्स मिलेंगे जो मनी डिस्कस कर रहे हैं, राइट राइट। फिल्म्स डिस्कस नहीं कर रहे, हम्म कंटेंट डिस्कस नहीं कर रहे, स्क्रिप्ट
म्यूजिक, डायलॉग्स ये डिस्कस नहीं कर रहे, वो सिर्फ पैसा डिस्कस कर रहे हैं। फ्राइडे को कितना आया, हम्म सैटरडे को कितना आया, संडे को कितना आया, मंडे को कितना आया, हम्म इसने इतना कमाया, उसने इतना कमाया। फिल्म की डिस्कशन सिर्फ कुछ गिने चुने ग्रुप्स में या आपको कुछ साइट्स में मिलेगी, राइट। और स्पेसिफिकली साइट्स बन गई हैं। हालांकि ऐसा ये बिल्कुल उल्टा था हम्म 90s के एंड तक। हम्म ये 90s के में ही शुरू हुआ था। हम कंट्रोवर्सी के साथ शुरू हुआ। हम कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी थी कि हिट है कि फ्लॉप है, अच्छा। खुदा गया। ये सब कंट्रोवर्सीज के बाद फिल्मों में पैसे की बातें शुरू हुई। पहले हम्म भी होती थी, लेकिन पहले क्या होता था, मैगजीन्स, ट्रेड मैगजीन्स और फिल्म मैगजीन्स दो अलग चीजें होती थी। हम्म। ट्रेड मैगजीन अलग आती थी, फिल्म मैगजीन अलग होती थी। फिल्म मैगजीन में अगर 80 पेजेस की मैगजीन है तो उसमें 78 पेज में सिर्फ इंटरव्यूज, फिल्म्स, कंटेंट, हम्म न्यूज, ये बात होती थी। हम्म लास्ट के 2 पेजेस में, वो भी किसी किसी मैगजीन में, हम्म ट्रेड की न्यूज थी कि इस फिल्म में इतना अच्छा बिजनेस किया, इसने अच्छा बिजनेस हम्म किया। वो भी सिर्फ बिजनेस के नाम के ऊपर होता था, एकदम फिगर्स नहीं आती थी। राइट राइट। तो हर एक 2 अलग अलग एक विषय होते थे। अब क्या हम्म हुआ है, ट्रेड एनालिसिस्ट और फिल्म एनालिस्ट दोनों एक ही हो गए हैं और दोनों मिक्स कर दिया गया है। कर दिया गया, राइट राइट। तो ये कंफ्यूजन है। लोग अब फिल्म को जज करते हैं कितने कमाने से, हम्म बिल्कुल। और उसका न्यूज भी उसका बनता है। आपको फेसबुक पे उसके पोस्टर्स भी उसके बनते हैं कि कितना कमाया है। हम्म बॉय भाई, आपकी हर पोस्ट के साथ एक एंड कैप्शन रहता है, हिज ब्लेसिंग। तो ये हाँ आपका एक जी। स्पिरिचुअल कनेक्ट जोड़ता है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। इसमें मैं जुड़ा रहा हूँ, ओशो के साथ भी जुड़ा रहा हूँ, जी। ओशो के लोगों के साथ भी जुड़ा रहा हूँ, और भी स्पिरिचुअल में ऐसे हम जुड़ते थे कि कई बार दिल्ली में जो कैंप्स होते थे, हम्म या कई जो गुरु परंपरा चलाते हैं, हम्म उनके म्यूजिक हम बनाते थे। अच्छा। अभी भी कई बार हम बनाते हैं। अभी भी कुछ मेरे दोस्त उनके साथ ही हैं जो उनका म्यूजिक बनाते हैं। ओके। क्योंकि हर हर जो गुरु है जो इस तरह के डिस्कोर्सेज या कैंप्स चलाते हैं, हम्म उनको म्यूजिक की बहुत जरूरत रहती है, राइट। और वो म्यूजिक को बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं हाँ हाँ हाँ। मेडिटेशंस में। तो वो यस। म्यूजिक बनाने के लिए हम लोग बहुत बारी गए हैं, बहुत आश्रमों में गए हैं, हाँ हाँ हाँ। हमने काम किया है। तो उसके साथ हमारा जब जुड़ाव शुरू हुआ, तो बहुत लोगों को सुना, पढ़ा, उनके साथ मेडिटेशन की। हम्म तो वहीं से ये स्पिरिचुअल कनेक्ट शुरू हुआ। और हिज ब्लेसिंग्स का मतलब, कई लोग कहते हैं हर क्यों नहीं है, इट क्यों नहीं है। हम्म तो उसका कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक सिंपल सा एक्सप्रेशन है कि जो भी है ये सब उसकी ब्लेसिंग भी है। हम्म और इसका कोई, और आप किसी भी चीज को और क्रेडिट दे भी नहीं सकते। राइट। हाँ सही बात है। ठीक है। तो बॉबी भाई, अगर अब आप फ्री हो गए हो तो थोड़ा सा कुछ अपना म्यूजिक का टैलेंट भी दिखाइए। मेरे पास कीबोर्ड तो नहीं है, लेकिन चलो हाँ, थोड़ा सा कुछ एक गुनगुना दीजिए हमारे लिए। गजल सा है, एक मेरे को याद आ रहा है, जी। वो मैं थोड़ा सुनाता हूँ। हम्म झोंका इधर न आए नसीमे बहार का, क्या बात। झोंका इधर न आए नसीमे बहार का, ठंडा न हो चराग मेरे मजार का, ठंडा न हो चराग। कैसा क्या लगा बात भाई? है बॉबी भाई, क्या बात है, इतना बढ़िया गाते हो सर आप, इतनी अच्छी आवाज है आपकी। चलिए, इस बातचीत के जरिए मुझे आपकी आवाज सुनने को मिली। मतलब मैं एज मुझे समीक्षक तो उसका आपका आंसर फैन भी हूँ। आता था। ये बहुत पहले मैंने अपने एक मेरे सीनियर हैं उन्होंने सुनाया था, और ये मुझे उसके बाद कभी भी किसी का गाया हुआ नहीं मिला। ये इसी इसी कॉम्पोजिशन में उन्होंने सुनाया था। अच्छा। ओके। और मुझे संतरा भी याद आ गया। सुनाइए ना, प्लीज सुनाइए। चलो सुनाता हूँ। वो आए या न आए अब इसकी गरज नहीं, क्या
वो आए या न आए अब इसकी गरज नहीं, आंखों को पड़ गया है मजा इंतजार का, आंखों को पड़ गया है मजा इंतजार का, ठंडा न हो चिराग मेरे मजार का, ठंडा न हो चिराग। बहुत खूब बॉबी भाई, मजा आ गया। आज की वार्ता सार्थक हो गई है। थैंक यू सो मच बॉबी भाई, आपने इतना समय निकाला अपने बिजी शेड्यूल में से और हमसे इतनी सारी बातें शेयर करी। मैं तो बल्कि कहता हूँ कि हमेशा मैंने आपको ऑफर किया ही है कि आप हमारे रेडियो प्लेबैक से भी जुड़िए। जो भी आप कंट्रीब्यूट करना चाहें बिल्कुल आप हर तरह से आप स्वागत है आपका। और जाते जाते हमारे रेडियो प्लेबैक के साथियों के लिए कुछ जो भी संदेश आप देना चाहें वो आप प्लीज प्रोसीड करें। मेरा संदेश सिर्फ इतना है कि अपने साथ आप 15 और 20 साल के यंगस्टर्स को जरूर जोड़ें, क्योंकि हमें उनको आगे सही दिशा में लेके जाना है। हम लोग तो अपनी जिंदगी जितनी जीनी थी और जितना जी सकते थे अब जी रहे हैं और जी लेंगे, लेकिन उनको अब आज की डेट में कंफ्यूजन बहुत है। जी जी जी, उनकी लाइफ में बहुत कंफ्यूजन है। उनकी लाइफ में एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में उनकी कंफ्यूजन है, फ्रॉम पॉलिटिकल टू क्रिएटिव। करियर उनके लिए एक अलग समस्या है, क्रिएटिविटी उनके लिए अलग समस्या है, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन उनके लिए अलग समस्या है। तो वो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो हमें उनके साथ जरूर बात करनी चाहिए, उनको आगे लेके जाना चाहिए। जी बॉबी भाई, आपकी बहुत अच्छी सलाह है और इस पर हम लोग जरूर काम करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी अच्छी बातचीत हमसे करी और इतना समय निकाला हमारे लिए। आपको जितने भी जो भी प्रोग्राम्स आप आगे करें, जो भी आप काम करें, उन सब के लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नमस्कार, यह रेडियो प्लेबैक इंडिया। गीत, कविता, कहानी या किस्सा, हर जज्बा इंडिया के दिल का। रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया। सुनते रहिए दोस्तों, रेडियो प्लेबैक इंडिया।